हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 7 मई 2020 द हिंदू न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हों और लेना चाहते हों, वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईएएस कोड यूज करना आप ना भूलें ताकि आपको बेनिफिट होगा। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन से संबंधित या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, स्टडी आईएएस ऑफिशियल, स्टडी आईएएस ऑफिशियल फेसबुक एंड जीमेल। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए, एक इम्पोर्टेंट कंसर्न कि काफ़ी लोग ऐसे आपके पास मैसेज आते होंगे कि शेयरिंग में ले लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप थोड़ा सा बच के रहें इन सब चीज़ों से। ये थोड़ा सा कहीं फ्रॉड चल रहा है कि लोग शेयरिंग के नाम पर आपसे पैसा ले लेंगे और प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको शेयरिंग ना दे। तो ये एक बड़ा फ्रॉड चला रखे हैं लोगों ने मिलकर, तो इससे थोड़ा सा बच के रहे माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू 7 मई 2020। तो फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट जो पेज है वहां पर हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। जस्ट अगर थोड़ा सा बात करें हम, तो आरोग्य सेतु ऐप, जिस पर हमने पिछले 2-3 लेक्चरों में आरोग्य सेतु ऐप पर डिस्कशन किया है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं आज। आरोग्य सेतु ऐप हमने पहले कर लिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल पर। एडिटोरियल डिस्कशन में हम यहाँ पर जो मेन, इस एडिटोरियल में जो मेन रिजल्टेंट हम कह सकते हैं या कंक्लूजन, वो है मल्टीलैटरलिज्म, मींस बहुपक्षीयवाद, या पूरे वर्ल्ड में सभी देश आपस में मिलकर कैसे काम करें, उसके ऊपर है। तो इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4-5 उनको हम लेंगे। बैक होम, जो भी फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से अपने लोगों को हम वापस मीन्स लेकर आ रहे हैं एज ए रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइप से, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात जो मैंने लिखी हुई है कि ऐसे टाइम में ऐसे लोगों को लाना, हो सकता है अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली तो उसी के कारण एक दूसरा कोरोना वायरस का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ सिर्फ इतना सा कहना है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ब्लेम गेम, यहाँ पर ट्रंप एंड चाइना दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, उसके बारे में है, तो ये राजनीति से प्रेरित है, उसको छोड़ते हम। ए वार लाइक स्टेट एंड ए बॉन्ड टू द रेस्क्यू, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ से हम 2 पॉइंट लेंगे। यहाँ से हम वेज एंड मीन्स एंड एफआरबीएम एक्ट, वेज एंड मीन्स यहाँ पर एक बॉन्ड, पीएम केयर्स, इस टाइप के 2-3 पॉइंट है। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर है और एक पीएम केयर्स, दो हम यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे आर्टिकल में, पीएम केयर्स, इन दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पीएम केयर्स, यहाँ फिजिकल डेफिसिट। तो मेन जो हमारे समझने की यहाँ पर इस एडिटोरियल में है वो हम समझेंगे कि फिजिकल डेफिसिट एंड पीएम केयर्स है क्या। एवरीवन वांट्स ए गुड स्टिमुलस, इस एडिटोरियल से हम एफआरबीएम एक्ट एंड वेज एंड मीन्स, 2 मेन पॉइंट्स है जिससे हम समझेंगे। और यहाँ पर जो राइटर ने लिखा है वो क्या है, एक आईएएस अधिकारी, इन्होंने व्यूज आर पर्सनल, तो इन्होंने अपने पर्सनल व्यूज रखे हैं। तो पर्सनल व्यूज को हमारा व्यू बनाने की जरूरत हमको नहीं है। इन्होंने जो भी बातें लिखी है कि फिजिकल डेफिसिट इतना हो जाएगा, जबकि ऐसा जनरली नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो केवल एजम्पशंस पे हैं यहाँ डिपेंड। हम वही ध्यान रखेंगे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में बजट के दौरान, या फिर जो भी आप हमारा जो आर्थिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जब डाटाज आएंगे तो उनके ऊपर हम, वो रिलायबल डाटा है तो उन्हीं के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ पर जो बातें बोली गई है उनसे हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स से संबंधित है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अगेन 14 नंबर का जो पेज है वहां पर हम ये देखेंगे, सिर्फ यूरोपियन इकोनॉमी फेसेस
हिस्टोरिक रिसेशन। तो रिसेशन क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आता है कि रिसेशन की तरफ बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड, या फिर इंडिया रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे एनबीएफसी। काफ़ी टाइम से लगातार एनबीएफसी न्यूज में बना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि एनबीएफसी होती क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 7 मई 2020 न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज आज है आरोग्य सेतु ऐप। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, या कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए, ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके, ये अगर ऐप आप डाउनलोड कर ले तो आपको ये इससे ये भी पता लगता है कि आप के आसपास कितने कोरोना वायरस से संक्रमण होने के आपके चांसेज हैं। तो ये ऐप, इसकी प्राइवेसी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, हमने 2-3 पिछले लेक्चर्स में इसका डिस्कशन किया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो, आरोग्य सेतु ऐप। यहां पर जो मैन है द हिंदू के पेज नंबर 6 पर, मल्टीलैटरलिज्म मीन्स बहुपक्षीय, यहां कहा गया है एडिटोरियल में, इसको हम अच्छे से देखते हैं कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, बहुपक्षीय, जिसमें क्या होता है कि पूरे देश जो वर्ल्ड के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश आपस में मिलकर काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे सार्क हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे G7 देश हो, या फिर यूएन के जितने भी हैं बहुत बड़े से बड़े जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, G20 है, ये सभी एशियान है, ये सभी ग्रुप है काफ़ी, और ये आपस में मिलकर काम करते हैं। मीन्स मल्टीलैटरलिज्म मीन्स बहुपक्षीय, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे एजुकेशन को हो, चाहे बिजनेस हो, इन सभी में देश आपस में कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, जब एपिडेमिक आया, पेंडेमिक, जो पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस, उसके कारण जो देश आपस में सहयोग करते थे वो कहीं ना कहीं अपने अपना काम करने लगे हैं, अपने अपने को बीमारी से बचाने का काम करने लगे। तो यहाँ पर यह भी हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राइटर का लिखना ठीक है कि मल्टीलिटरलिज्म होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब बुरी परिस्थितियां रहती है, जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है देशों के बीच में, तो वहाँ पर आप मल्टीलिटरलिज्म को परख नहीं सकते उस ऐसे बुरे कंडीशन में या ऐसी सिचुएशंस में। तो वहाँ पर जब लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं करोगे, अगर देशों को अलाउ करोगे, तो राइटर ने क्या पता अपने व्यूज रखे हैं, दैट्स गुड, बट इनको ये पता होना चाहिए कि जब चाइना में, जब से लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले 1 दिसंबर को वहाँ पहला केस आया था चाइना में, और यूएसए और चाइना के बीच में आना जाना काफ़ी रहता है लोगों का। यहाँ जब पहला केस आया था उससे लेकर यूएसए में जब इन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट किया चाइना में, तब तक लगभग 4.5 लाख लोगों ने क्या किया, यूएसए में विजिट किया। 4.5 लाख लोगों ने जब विजिट कर लिया मल्टीलेटरलिज्म के कारण, तब से यूएसए की हालत क्या है, बुरी। और यूएसए ने खुद में लॉकडाउन नहीं किया देश में, लोगों की फ्रीडम के कारण, क्योंकि वहां पर फ्रीडम को महत्व दिया जाता है। लोग जैसे ही लॉकडाउन करेंगे तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। अगेन यूएसए को सबसे भारी, जबकि इसका जो मेडिकल फैसिलिटी है यूएसए का, वो कहीं विधि और अनदर जितने भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में उससे कहीं बेहतर है। 5 स्टार होटल्स की तरह यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं। तो इसके कारण जो भी लिखा हो आप ऑथेंटिसिटी कर सकते हो कि कैसे हम मल्टीलेटरलिज्म है उसको ऐसे टाइम में ज़्यादा हम परख नहीं सकते। हाँ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे WHO, उसको अपने डाटाज जो है वो रिलायबल होने चाहिए, देशों को बाध्य करना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वीक टुडे कैसे WTO में बातचीत, डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंसी, इन तीनों की बात होती है, लेकिन हमने देखा है कि बातचीत के द्वारा सोल्यूशन हो ही नहीं रहा। चाहे अमेरिका हो या चाइना, ट्रेड वार बहुत दिनों से चल रहा है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, उनका डिस्प्यूट हमेशा चल रहा है। डिस्प्यूट सेटलमेंट यहाँ पर एक बॉडी है जो दो देशों के बीच में, 2 से ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार के जितने भी मामले उनको सुलझा देती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी WTO में नहीं है। ज़्यादातर वोटिंग राइट्स या फिर जितने भी डिसीजंस हैं वो विकसित देशों के अनुसार लिए जाते हैं। पेंडेमिक मल्टीलेटरलिज्म, इसके लिए इसने इसको क्रिएट नहीं किया। होना ये चाहिए था कि पेंडेमिक के दौरान लोग आपस में, जो देश है आपस में कोऑपरेशन ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राइसिस होके आया है पेंडेमिक मल्टीलेटरलिज्म के लिए। यहां पर जो मेन मकसद था आर्टिकल का, यहां कहा गया कि इंडिया में क्या है, प्लूरलिज्म मीन्स बहुलवाद, बहुत सारे लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी है और उदारवाद है, ये सभी हमारे देश की लक्षण है। इसलिए इंडिया को मल्टीलेटरलिज्म जो है, बहुपक्षीयवाद, उसका नेतृत्व करना चाहिए, ये कहना है। लेकिन इंडिया की खुद की इंटरनल इतनी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल कई प्रॉब्लम्स है,
एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, वो दूसरे देशों के साथ एंगेज होने को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी में कई बार आतंकवाद को लेकर, हमारे यहाँ नक्सलिज्म है, लोगों की आंतरिक जो भावनाएं चाहे जातिवाद हो, ये सभी को लेकर इंडिया अपने आप से लड़ रहा है। तो जब तक कोई देश इन सभी से बाहर होकर एक इकोनॉमिक शक्ति नहीं बन जाता, तब तक वो मल्टीलैटरलिज्म का नेतृत्व करने के लिए बहुत दूर दूर तक सोच नहीं सकता। तो राइटर का कहना सही है, बट हमको रियलिटी भी समझना चाहिए। तो हमको जो एक पक्षीय संसार है, जो वर्ल्ड है, उसके बारे में सोचने से पहले हमको जो हमारी जो वीकनेसेज है उनको हम जल्दी से रेक्टिफाई करें, ये हम सजेशन दे सकते हैं। बोर्न टू रेस्क्यू, यहां पर एक आर्टिकल है द हिंदू के पेज नंबर 6 पर। इसमें कहा गया कि 60% वेजेज एंड मीन्स बढ़ा दिया आरबीआई ने सेंटर और स्टेट के लिए। तो यहां पर सिर्फ वेजेज एंड मीन्स 60% लिखा हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे कि वेजेज एंड मीन्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के यूपीएससी के लिए और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। पीएम केयर्स यहां नाम लिया है, इसको भी हम देखेंगे। इन्होंने कहा, जस्ट इनका कहना था कि कंसोल बॉन्ड, यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5% की इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड जारी की। बॉन्ड क्या होते हैं? लोग हैं काफी, पर्सन 1 पर्सन 2 ये सभी पॉपुलेशन है और ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के हाथ में पैसों की कमी हो गई है। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोग हमको पैसा दें, तो पैसा देंगे तो गवर्नमेंट क्या जारी करती है? बॉन्ड। और इस बॉन्ड की अगर कीमत है 100 रुपये, तो ये गवर्नमेंट बोलती कि 1 साल बाद हम आपको 105 रुपये देंगे 5% की ब्याज दर से। मीन्स 105 रुपये आपके हो जाएंगे 1 साल बाद। आप 100 रुपये जो अभी हैं आपको हमको दे दो, 1 साल बाद आपको 105 रुपये मिल जाएंगे। तो ये क्या है? बॉन्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा कर सकती है। राइटर का कहना है कि बॉन्ड जारी कर वो पैसा ले सकती है, किससे? लोगों से। और लोगों को एक विकल्प दे सकती है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज कर सकती है। इनका कहना था कि सोना अभी उसका भाव फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, रियल एस्टेट में पैसा लगाना बेकार है, निवेश करना। तो निवेश का सबसे बेहतर उपाय क्या हो सकता है? लोगों के लिए भी बॉन्ड जारी करना, मीन्स सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करना, लोग उसमें निवेश कर देना। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है वेजेस एंड मीन्स, वो हम देखेंगे। तो यहां पर ये देखते हम, आरबीआई ने वेजेस एंड मीन्स लिमिट को बढ़ा दिया है। द हिंदू के पेज नंबर 6। आरबीआई के द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांस की लिमिट को 60% बढ़ा दिया है। अब देखेंगे कि, और ये कब से कब तक? 30 अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक ये 60% बढ़ी हुई रहेगी। उसके बाद जो नॉर्मल थी वो वापस उसी रेंज में आ जाएगा जो आज प्रेजेंट में है। तो कुछ टाइम के लिए बढ़ाया केवल। वेजेस एंड मीन एडवांस क्या होता है? आरबीआई का एक्ट 1934 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये क्या होता है? आरबीआई द्वारा राज्यों को व केंद्र सरकार को उधार देना, मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके तहत बोरोइंग करते हैं। किससे? आरबीआई से। कब? जब उनका खर्चा उनकी आय से कम हो जाए, मीन्स उनकी जो रिसीट्स है वो उनके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स एक्सपेंडिचर उनका खर्चा ज्यादा हो गया और रेवेन्यू क्या है? कम रह गया। तो ये मिसमैच हो गया। इस मिसमैच को कैसे कंप्लीट कर सकती है गवर्नमेंट्स मार्केट से उधार ले सकती हैं, गवर्नमेंट्स आरबीआई से उधार ले सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट के पास उधार लेने के 3 तरीके हैं। या तो मार्केट, लोकल मार्केट से उधार ले लोगों से, मीन्स बैंक के थ्रू, या फिर वो फॉरेन मार्केट से उधार ले, विदेश से, या फिर आरबीआई से उधार ले सकते हैं और नोट छपवा सकते हैं आरबीआई से। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं। आरबीआई में 2 तरीके हैं, आरबीआई से डायरेक्ट उधार ले लेना या फिर आरबीआई को बोलना कि आप नोट छापिए। तो ये तीनों तरीके हैं, लेकिन नोट छापना एक बेहतर तरीका नहीं है। बाकी 3 तरीके हैं। उसमें एक तरीका है वेजेस एंड मीन्स एडवांस, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार डायरेक्टली उधार लेती है। किससे? आरबीआई से। अब इसमें क्या होता है? इसके तहत आरबीआई राज्यों व केंद्र के लिए अलग अलग यूनिट लिमिट निर्धारित की गई है। मीन्स केंद्र के लिए अलग लिमिट है कि कितना ले सकती है मुझसे, वेजेज एंड मीन्स। और वेजेज एंड मीन्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो जीएस पेपर आप जरूर देख लेना, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहां पर इसके तहत आरबीआई राज्यों के लिए, केंद्र के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित की गई है। सभी राज्यों के लिए भी अलग अलग लिमिट है। ये किस पर डिपेंड होती है? ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स किसी राज्य का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो रहा है, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका खर्चा कितना है, उन सभी आधार पर वेजेज एंड मीन्स सेंटर के लिए अलग है, राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित की गई है। तो इसको देखते हम, याद रखना कि सेंटर के लिए अलग है, राज्यों के लिए भी अलग अलग है। हर राज्य के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग वेजेज मीन्स एडवांस।
लिमिट का निर्धारण किस आधार पर होता है? कुल रेवेन्यू तथा खर्च के अनुपात के अनुसार, कि वहां पर रेवेन्यू कितना है किसी स्टेट में, मीन्स कितनी उसकी रिसीट से प्राप्तियां हैं और कितना उसका खर्चा है। द रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये रेशियो के आधार पर हर स्टेट का अलग अलग होता है। आरबीआई ने क्या किया है, 31 मार्च 2020 पर जो लिमिट थी, मीन्स 31 मार्च 2020 को अगर कोई राज्य अगर 1,000 रुपये आरबीआई से लेता था वेजेज एंड मीन्स के अनुसार, तो उसमें 60%, 1,000 रुपये के ऊपर 60% और बढ़ा दिया गया है। तो इतना सा याद रखना। मीन्स रीजन क्या रहा, कोविड-19, ताकि लोग जो गवर्नमेंट से आरबीआई से ज़्यादा उधार ले सके, क्योंकि आरबीआई से उधार लेने में सस्ता मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 31 मार्च को उधार ले सकती थी आरबीआई से 75,000 करोड़, उसको 60% बढ़ा दिया गया। जब 60%, 75,000 का 60% और कर देंगे तो वो हो जाएगा 1,20,000 करोड़। स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती थी 31 मार्च को 32, यहां पर इसको 60% बढ़ा दिया गया। केवल डाटा हमको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको समझना है कि क्या बढ़ाया है। अब देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है गवर्नमेंट के लिए। इसके तहत क्या होता है, ये ग्रांट नहीं है। मीन्स आरबीआई ऐसा नहीं कि आरबीआई उधार दे दिया तो अब लेगा नहीं। ग्रांट में क्या होता है, जैसे हम शादियों में जाते हैं, लड़की की शादी हो या लड़के की, जब पैसा देते हैं तो वापस लेने की मूड में नहीं रहते हैं कि एक बार दे दिया तो क्या, ग्रांट, अनुदान। यहां पर आरबीआई का अनुदान नहीं है, आरबीआई इसको वापस लेगा, ये रीपेबल है। मीन्स कुछ ब्याज दर के साथ आरबीआई को वापस लौटाना पड़ेगा, चाहे सेंटर हो या स्टेट। और ये जो ब्याज दर रहती है वो रेपो रेट के बराबर रहती है। मीन्स जो रेपो रेट निर्धारित करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने बाद, वो अभी प्रेजेंट में 4.4% है, उसके साथ आपको लौटाना पड़ेगा विद इन 90 डेज। मीन्स 3 मंथ के अंदर आपको 44.4% की ब्याज दर के साथ वापस कहाँ लौटाना पड़ेगा, आरबीआई को। यदि आपने 90 डेज से ज़्यादा किया तो आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, किस पर, रेपो पर। मीन्स अगर अभी 2% और जोड़ दें तो 6.4। तो हमको यहाँ पर वेजेस एंड मीन्स में क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट, कि ये राज्यों के लिए भी है, ये केंद्र सरकार के लिए भी है। फर्स्ट, कब लिया जाता है, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में मिसमैच हो, मीन्स जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो किसी भी गवर्नमेंट का। राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग है और राज्यों के लिए भी अलग अलग है इसकी लिमिट। लिमिट का निर्धारण किस आधार पर होता है, रेवेन्यू और खर्च, उन दोनों के रेशियो के आधार पर। साथ में क्या याद रखना है हमको, कि ये ग्रांट नहीं है, ये रीपेबल है। इस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट लगता है, रेपो रेट वाला। कितने दिन में, क्या लिमिट है कोई 90 डेज की, अगर 90 डेज से ज़्यादा रहा तो क्या होगा। ये सभी वेजेज एंड मीन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा न्यूज में बना रहा था, तो ये आप याद रखना। इससे पहले आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप है, तो ये सिक्योरिटी वाला पार्ट हो जाएगा। एक सिक्योरिटी वाला पार्ट कि जो भी लोग हैं, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, के.एस. पुट्टास्वामी, तो ये हमारा पॉलिटी में भी जा सकता है ये टॉपिक। मल्टीलेटरलिज्म, ये आईआर का टॉपिक है। बॉर्न टू रेस्क्यू, ये हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इसको डाल सकते हो। पीएम केयर्स, ये हमारा सेकंड है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। फिजिकल स्टिमुलस, ये भी हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है। फिजिकल डेफिसिट हो या एफआरबीएम एक्ट, इन दोनों को इसके साथ हम पढ़ेंगे। फिजिकल स्टिमुलस में क्या कहा गया है इसके द्वारा, यहां पर हमने पीएम केयर्स आगे पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल स्टिमुलस हम देख लेते हैं एक बार, कि यहां पर जो राइटर का लिखना है वो क्या है, कि सप्लाई साइड शट डाउन है। मीन्स हमारा सप्लाई खराब हो रखा है किसमें, मीन्स जो हमारी आपूर्ति है, आपूर्ति श्रृंखला, मीन्स उत्पादन ही बंद हो गया है हमारे देश में। साथ में मैंने एक पॉइंट जोड़ा है कि जो इन्होंने लास्ट में जो लिखा था उसके अनुसार यहां पर डिमांड साइड शट डाउन भी हो रखा है। मीन्स लोगों के पास इतना पैसा नहीं हाथ में कि वो डिमांड कर सके, वो लोग उतनी चीजें खरीद सके। तो यहां पर सप्लाई वैसे बंद हो गया है, इकोनॉमिक जो लॉकडाउन है उसके कारण, देश में लॉकडाउन चला हुआ है उसके कारण मजदूर नहीं है। साथ में डिमांड साइड शट डाउन इसलिए कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है क्योंकि मजदूरी छिन गई है। तो यहां पर राइटर ने जो अच्छा लिखा है एग्जाम्पल, कि हम अगर इस फिजिकल स्टिमुलस दें, मीन्स वित्तीय उत्प्रेरक दें, नए नए हम जो भी फाइनेंशियल पैकेज है वो लेके आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंजन खराब था, जैसे जस्ट कोई भी इंजन है किसी गाड़ी का, ट्रक का, तो इंजन खराब था उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पहलू है। लेकिन अगर उसी गाड़ी की अगर फ्लैट टायर है, मीन्स उसमें हवाई नहीं है, तो क्या आप चला पाओगे। तो आप केवल एक चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हो, किस पर, इंजन पर।
आपने फ्लैट टायर मीन्स आपने हवा भरी नहीं, मीन्स लोगों के हाथ में आपने डिमांड दिया ही नहीं। तो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड पहले होनी चाहिए तब जाके आप सप्लाई कर पाओगे। तो डिमांड जनरेट करो मीन्स लोगों के हाथ में पैसे, लोगों के हाथ एम्पावर करो, लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगाओ, लोगों को सैलरी दो, तब जाकर आप वापस रिवाइव कर पाओगे किसको, अपनी इकोनॉमी को। यहां पर इन्होंने दो फैक्ट्स रखे हैं, एक फिजिकल डेफिसिट, एक एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, इसने राज्यों पर लिमिट लगा रखी है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में इन्होंने बोला है कि फिजिकल डेफिसिट हमारा इंडिया का 7% तक जा सकता है, लेकिन हम हमेशा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करेंगे। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 5th नंबर का टॉपिक हमारा रिसेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एनबीएफसी लास्ट टॉपिक रहेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा हमने वेजेस एंड मीन्स एडवांस अभी जस्ट पढ़ा है। उसके पहले पीएम केयर्स, जो उसी टॉपिक का एक पार्ट था। पीएम केयर्स क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष। इसमें कोई भी नागरिक क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप भी डोनेट कर सकते हो। ये क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अब यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछे तो यूपीएससी क्या कर सकता है, यहां पर पी की जगह क्या कर सकता है? प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट। जब हम जल्दी से करेंगे तो हम क्या सोचेंगे? चैरिटेबल ट्रस्ट तो है तो प्राइवेट होगा, कोई बात नहीं, क्या पता कोई प्राइवेट संस्था इसको चला रही। तो कई तरह के वहां कंफ्यूजन रहते हैं एग्जाम के दौरान। तो यहाँ क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका चेयरमैन है पीएम। इसमें 3 मेंबर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। यहां पर जो भी पैसा दिया जाएगा मीन्स इसमें जितना पैसा इकट्ठा होगा उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स से छूट है यहां पर, जितना पैसा इकट्ठा होगा। यहां पर दान कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति कर सकता है, एक पर्सन। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो इंडिविजुअल कौन दान कर सकता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई इंडिविजुअल। तो ये आप याद रखना, भारतीय और विदेशी। इसके बारे में और क्लैरिटी होगी आगे, जस्ट नेक्स्ट एक आर्टिकल और है। इसमें कहा गया है कि ये सीएसआर के दायरे में शामिल किया जाएगा। मीन्स इसमें जितना पैसा दिया जाएगा वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो 3 साल में जितना प्रॉफिट कमाती है, कोई भी कंपनी 3 साल में जितना प्रॉफिट कमाती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, उसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, वो सभी टर्म्स है। लेकिन जनरली हम देखें तो एक कोई कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाती है, उसका 3 साल में जितना प्रॉफिट कमाती है उसको 4%, 3 साल में जो टोटल उसने प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज 4% को खर्च करनी पड़ेगी उसको सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत। मीन्स उसको गरीबी मिटाने के लिए या एजुकेशन में आप खर्च कर सकते हो फ्री में, मतलब आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें आप खर्च करना पड़ेगा, आप पेड़ पौधे लगवा सकते हो, तो उसके तहत ये ऐसा करवाया जाता है। तो ये कंपनियों के सीएसआर के दायरे में आएगी। मीन्स कंपनियां सीएसआर का दावा कर सकती है। और ये भी कंट्रोवर्सी का विषय था कि जो पीएम केयर्स में जो पैसा जाएगा वही सीएसआर माना जाएगा। अगर आप राज्य फंडों में दोगे तो वो आपका सीएसआर का दायरा नहीं माना जाएगा। यह भी एक कंट्रोवर्सी का विषय था। इसमें भुगतान किससे कर सकते हैं हम? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस, ये दोनों बैंकिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। अगेन हम पीएम केयर्स, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक, पीएम अध्यक्ष और 3 मेंबर, ये हमने देख लिया। अब डोनेट कौन कर सकता है इसमें और थोड़ी क्लियरिटी। अगर इंडियन हो तो इसमें डोनेट कर सकता है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। हमने जो पहले पढ़ा है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स यहां पर क्या नहीं कर सकते? डोनेट नहीं कर सकते, तो उसको सुधार लेना आप। यहां पर डोनेट कौन कर सकता है? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के हो तो। फॉरेन के ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं लेकिन वहां के जो इंडिविजुअल है वो नहीं कर सकते। यहां पर डोनेट कौन करेगा? अगर इंडियन है तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, कॉर्पोरेट। अगर फॉरेनर है तो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां फिक्स हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ना कि हर कोई विदेशी नागरिक। एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यूएन एजेंसीज कर सकती है, और इंटरनेशनल फाउंडेशंस, कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल के फाउंडेशन चल रहे हैं वो। कौन डोनेट नहीं कर सकता? कॉर्पोरेट फॉरेनर्स, मीन्स जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े वो यहां डोनेट नहीं कर सकते। अगर अमेजन का जब बेजेस अगर यहां करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। फेसबुक के फाउंडर अगर इसमें डोनेट करना चाहिए तो नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्पोरेट है, विदेशी। फॉरेन गवर्नमेंट मीन्स विदेशी सरकारें भी यहां डोनेट नहीं कर सकती। लेकिन इसका एक अपवाद है, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि रशियन एक फर्म है रोसोबोन बोरोन, ये एक्सपोर्ट फर्म है जो
जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आर्मी के उनका एक्सपोर्ट करती है इंडिया को, उसने 2 मिलियन का डोनेट किया है किसमें। तो ये तो जस्ट अपवाद था, हमको मानना क्या है, डोनेट नहीं कर सकते ये दोनों, तो इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, पीएम केयर्स। अब हमने जो आर्टिकल पढ़ा था, जो आईएएस के द्वारा लिखा गया था, उन्होंने कहा था कि जो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, डिमांड सप्लाई की जो प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने फिजिकल डेफिसिट एक टर्म यूज किया था। तो हम कभी भी जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता हो, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, छोटी छोटी योजनाएं क्या है, उनके बारे में अगर आपको टॉपिक्स पता हो, इकोनॉमी के जो भी एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, तो आर्टिकल समझने में हमको ईजी हो जाता है। हम क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो हमको जब नहीं आते तो हमको आर्टिकल भारी जाता है द हिंदू में, और ये सभी पीछे के आर्टिकल्स हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है दैनिक जागरण पेज नंबर 7, ये पहले ही आ चुके हैं आर्टिकल्स। आज जस्ट मैं अगेन सेम उन टॉपिक्स के आधार पर ही आपको आज का द हिंदू एनालिसिस करवा रहा हूं। काफी टॉपिक पहले, लगभग आप 2-3 महीने जब लगातार पढ़ लोगे तो आपको पेपर पढ़ना इतना ईजी लगेगा, क्योंकि चीजें क्या है, रिपीटिशन। अब हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। सरकार का कुल खर्च, उधार को छोड़कर सभी प्राप्तियों का अंतर। मीन्स यहां पर क्या है, सरकार का कुल खर्च और उसकी प्राप्तियां, मीन्स उसका खर्चा कितना हुआ, उसकी प्राप्तियां कितनी है सरकार का, उन दोनों में अंतर। लेकिन यहां प्राप्तियों में क्या नहीं जोड़ेंगे, मीन्स गवर्नमेंट्स की रिसिट्स में हम क्या ऐड नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे अगर गवर्नमेंट ने उधार लिया है, बोरो किया है, तो हम उन सभी रिसिट्स को, उन सभी प्राप्तियों को उसमें नहीं जोड़ेंगे। आगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो, गवर्नमेंट की दो होती है, एक होता है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है पब्लिक रिसिट्स या सरकारी प्राप्तियां और सरकारी खर्चे। सरकारी खर्चे में दो होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्चा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व खर्चा। पब्लिक रिसिट्स या गवर्नमेंट रिसिट्स में, या तो गवर्नमेंट रिसिट्स में सरकारी प्राप्तियां, उसमें कैपिटल रिसिट्स हो सकती है मीन्स पूंजीगत प्राप्तियां, और राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिट्स। अगर हम पूंजीगत खर्चा करें तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का या तो संपत्ति का निर्माण होगा, जैसे रोड बन गई, कोई बिल्डिंग बन गई, या फिर गवर्नमेंट का लोन पे हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ने जो उधारियां ले रखी थी वो पे हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन यहां लगती है कि या तो गवर्नमेंट का संपत्ति का निर्माण होगा या गवर्नमेंट की उधारियां कम हो जाएगी। ऐसा जब खर्चा होगा तो उसको कहेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको जल्दी से, इसको हमेशा आप दिमाग में बिठा लेना कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत खर्चा। जहां पर गवर्नमेंट की या तो संपत्ति का निर्माण हो या गवर्नमेंट की उधारियां चुक जाए, जब दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए कोई एक भी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, गवर्नमेंट की ना तो संपत्तियों का निर्माण हुआ है, ना ही लोन रिपेमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो गवर्नमेंट का कोई संपत्ति निर्माण नहीं हुआ, ना ही गवर्नमेंट का लोन चुका है। तो याद रखना आप, गवर्नमेंट की प्राप्तियां भी दो प्रकार की, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मींस पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां गवर्नमेंट को जब होगी, या तो गवर्नमेंट को अपनी संपत्ति कम करना पड़े, कोई गवर्नमेंट ने अपनी संपत्ति बेच दी, अपनी शेयर बेच दी किसी कंपनी की, या कोई कंपनी थी उसको बेच दिया सरकारी कंपनी को, तो ऐसे क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी संपत्ति कम की है तब जाके उसको प्राप्तियां हुई। दूसरा, या मार्केट से ऋण ले ले, मीन्स या तो पॉकेट में क्या करे, ऋण ले ले। मेरे पास संपत्ति नहीं, मेरे पास अभी पॉकेट में, या मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैंने अपना घर बेच दिया, या फिर मैंने किसी से 2 लाख रुपए उधार ले लिए, तो ऐसा दोनों जो कंडीशन थी उसमें मेरे पास क्या हुई है, पूंजीगत प्राप्ति। इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कैपिटल रिसिट्स में, पूंजीगत प्राप्तियों में, मार्केट से बोरोइंग करवा लिया गवर्नमेंट ने। रिकवरी ऑफ लोन्स मींस लोन आ गए। लोन आने का मतलब भी क्या है, गवर्नमेंट की संपत्ति कम हुई है, क्योंकि लोन से पहले क्या हो रहा था, उसको पैसा आ रहा था गवर्नमेंट को, लेकिन अब लोन आपने ले लिया तो आपकी संपत्ति कम हो गई, अब उससे इंटरेस्ट आना बंद हो गया। अदर लायबिलिटीज, आपने जितने भी सेविंग स्कीम्स में इकट्ठा कर लिया पैसा, एक दिन तो देना ही पड़ेगा आपको, तो वो भी क्या एक तरह से गवर्नमेंट के लिए तो उधारी ही है। लोग सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा रहे, 10 साल 20 साल बाद उसको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के लिए क्या उधार है एक तरह से गवर्नमेंट के लिए, और साथ में इंटरेस्ट रेट और पे करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट ने, डिसइन्वेस्टमेंट मींस विनिवेश, मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है 10,000 करोड़ की, गवर्नमेंट का उसमें पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट क्या करेगा, 5,000 करोड़ जो है उसको चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा, दूसरों को बेच देगा उतनी शेयर कि इतनी भागीदारी आप रखो, तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। ये सभी जो चारों प्रकार हैं, इनसे जो पैसा आ रहा है वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स।
और कैपिटल रिसिट्स भी दो प्रकार की हो जाएगी, डेप्ट मीन्स उधार लेकर, और नॉन डेप्ट जिसमें उधार नहीं लिया गवर्नमेंट ने। तो आगे देखेंगे हम। रेवेन्यू रिसिट्स में संपत्ति ना तो कम होती ना ही ऋण लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मीन्स वहां पर डायरेक्टली कोई फी है, कोई फाइन है, या रेलवे में जा रहे हैं हम तो किराया है, तो ये सभी किस क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स। तो आगे जब हम देखेंगे यहां पर, तो इसमें एक आप बात याद रखना, फिजिकल डेफिसिट में ये जो खर्चा है वो कंप्लीट जुड़ेगा, लेकिन जो रिसिट्स है आय में, गवर्नमेंट की आय ये कंप्लीट जुड़ जाएगी रेवेन्यू रिसिट्स, और कैपिटल रिसिट्स में क्या जुड़ेगी, केवल और केवल नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिट्स। यहां पर डेप्ट कैपिटल रिसिट्स कौन कौन सी है, मार्केट से बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ये क्या है, डेप्ट कैपिटल रिसिट्स। और ये दोनों जो है रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिट्स। मीन्स यहां उधार लेकर आपने प्राप्तियां नहीं की है, यहां पर आपने उधार लेकर प्राप्तियां की है, तो उधार लेकर जो आपने प्राप्तियां की है वो आपकी प्राप्तियों में नहीं जुड़ेगी जब आप राजकोषीय घाटा निकाल रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, राजकोषीय घाटा निकालते समय गवर्नमेंट की वो प्राप्तियां हम नहीं जोड़ेंगे उसकी प्राप्तियों में जो गवर्नमेंट ने उधार लेकर प्राप्त की है। इसमें जो मार्केट से उधार लिया है या फिर जो गवर्नमेंट में सेविंग स्कीम्स में इकट्ठा हुई है जिसको बोलते हैं अदर लायबिलिटीज, केवल वही पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ेंगे जो रिकवरी ऑफ लोन या डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स नॉन डेप्ट मीन्स जिससे उधार नहीं हुआ गवर्नमेंट पर, वो ही इसमें जोड़ेंगे। तो याद रखना, खर्चा पूरा, जो आय है उसमें रेवेन्यू कंप्लीट, और कैपिटल में केवल क्या जोड़ेंगे, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिट्स को जोड़कर हम राजकोषीय घाटा निकालेंगे। अब है FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। 2003 में यह एक पारित हुआ था। राजकोषीय स्तर पर जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व मीन्स, राजकोषीय मीन्स हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी हमारी आय है। पता लगा मोदी गवर्नमेंट खूब सारा खर्चा करके निकल गई और बाद में उसको उधार को चुकाते रहो, तो ये बड़ी डेंजर कंडीशन है। अगर कोई फादर ने बहुत सारा उधार ले लिया तो अगर बेटे के ऊपर उधारी चुकाने की अगर टेंशन आए तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वही कंडीशन गवर्नमेंट में रहती है। तो कम से कम एक एक्ट के दौरान एक उत्तरदायित्व तो बने गवर्नमेंट्स का कि आप कैसे खर्च करोगे। इसमें FRBM एक्ट जो था उसमें 2008-9 में कहा गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का उसको 3% पर लाया जाएगा 2008-9 में। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो रेवेन्यू आ रहा है टोटल प्राप्तियां, मीन्स रेवेन्यू खर्चा और रेवेन्यू प्राप्तियां, उन दोनों में डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यहां पर देखना, यहां पर क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या है ये देखना, रेवेन्यू रिसिट्स ये रहा। तो रेवेन्यू इन दोनों में अंतर रहे, रेवेन्यू प्राप्तियों में और रेवेन्यू खर्चे में जो अंतर रहेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट हमने क्या किया था, डिस्कशन किया ही था कि क्या होता है। अब हम देखते हैं यहां पर क्या, इन्होंने 3% बोल दिया, इन्होंने क्या बोल दिया 0% लाने के लिए। लेकिन 2008-9 में अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो हम ये जो हमारा टारगेट था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। उसी कारण अगेन क्या हुआ, FRBM रिव्यू कमेटी बनाई गई NK सिंह साहब की अध्यक्षता में 2016 में, और इन्होंने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को। NK सिंह साहब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है, तो ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। FRBM रिव्यू कमेटी जब बैठी तो इन्होंने कहा फिजिकल डेफिसिट के लिए कि 2019-20 तक हमको इसको कितना कर देना चाहिए, 3% टारगेट रहेगा। 2022-23 तक हम इसको कितने करेंगे, 2.5%। रेवेन्यू डेफिसिट जो पहले 0% था 2008-9 में हमने टारगेट किया था, उसको हम 2022-23 तक 0.8% पर लाने की कोशिश करेंगे। और डेब्ट टू GDP रेशियो मीन्स गवर्नमेंट जो है वो कितना उधार ले सकती है मार्केट में। अगर उसका 100 रुपए की अगर उसकी GDP है तो 60 रुपए क्या ले सकती है, उधार ले सकती है। उसमें भी 40% वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है उसमें से, और 20% क्या ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से। और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली UPSC 2018 में पूछा गया था कि FRBM रिव्यू कमेटी के अनुसार 2022-23 तक डेब्ट टू GDP रेशियो कितना कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना इतना। तो याद रखना, इसमें एक है एस्केप क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये न्यूज में आया है। एस्केप क्लोज में FRBM रिव्यू कमेटी ने क्या कहा था, और यहां पर एक और पॉइंट कि FRBM जो एक्ट है जो 2003 में बना था ओरिजिनल, उसमें ये प्रावधान नहीं था, इसको FRBM रिव्यू कमेटी के द्वारा जोड़ा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्केप क्लोज
एफआरबीएम रिव्यू कमेटी के द्वारा जोड़ा गया है, ना कि ओरिजिनल एक्ट में था। तो यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा कि वहां चक्कर खा जाएंगे बच्चे, तो ये याद रखना आप। फिजिकल डेफिसिट में 0.5% का विचलन, यहां पर क्या है 0.5% का विचलन, मींस जो आपने फिजिकल डेफिसिट में राजकोषीय घाटे का जो हमने टारगेट बनाया गवर्नमेंट ने, उसमें 0.5% आप कम ज्यादा हो सकता है। मींस आप अगर ज्यादा भी हो जाएगा टारगेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब कंडीशंस है इसमें, जब युद्ध हो जाए, प्राकृतिक आपदा, अकाल, अगर आपने व्यापक संरचनात्मक सुधार किया इकोनॉमी में, जैसे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, और ग्रोथ रेट आपकी क्या हो जाए बहुत ज्यादा कम, तो ऐसे टाइम में आप एक्सेप्ट क्लोज को यूज कर सकते हो। एक टॉपिक था रिसेशन, जो हमने द हिंदू के पेज नंबर 14 पर ऑब्जर्व किया था कि यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, रिसेशन का सामना कर रही है। तो इसमें 2 पॉइंट, ये पहले आ चुका था टॉपिक, तो यहां पर द हिंदू का पेज नंबर आज आया है 14 पर, जबकि ये पहले भी आ चुका था, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशन। अब ये देखेंगे कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या होता है। यहां पर जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, कम। अगर हम देखें कि पिछले साल अगर ग्रोथ रेट 7 थी तो इस साल 6 हो गई, लेकिन जीडीपी तो बढ़ रही है 6% से। समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर जीडीपी तो बढ़ रही है। मीन्स हुआ क्या था कि 2017 से 2018 के बीच में अगर जीडीपी की जो परसेंटेज रेट है वो थी 8% मान लीजिए, तो मीन्स यहां पर अगर 100 रुपए की जीडीपी थी, ये हो गई 108। अब क्या हुआ 2019-20 तक क्या हुआ, अगर ये जो रेट थी 8% की जगह 6% रह गई, तो 108 रुपए से वो कितना बढ़ जाएगा, 6%। मीन्स 108 का 6% और जोड़ लो, इतने से तो बढ़ी रही है, तो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट हो गई वो क्या हो गई हमारी, कम। तो जो ग्राफ था वो हमारा ऐसे जब आता धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ रेट पहले तेजी से बढ़ रही थी धीरे धीरे धीरे, और बाद में धीरे धीरे कम होने लगी, तो ये क्या हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन, मीन्स आर्थिक मंदी। रिसेशन में क्या होता है, किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी 2 तिमाही में लगातार ग्रोथ रेट का नेगेटिव चला जाना। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, मीन्स 1 वर्ष का, उसको 4 पार्ट में, 3-3 महीने के पार्ट में बांट के रखते हैं, जिसको क्वार्टर बोलते हैं, और मंथली। अगर 3 मंथ लगातार नेगेटिव, अगेन 3 मंथ लगातार नेगेटिव, तो 6 महीने लगातार नेगेटिव हो गई, तो इसको बोलेंगे रिसेशन। अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव में चले जाए तो क्या होगा, रिसेशन। अगर हम यहां देखें पूरा, तो एक तरफ हम जीडीपी ले रहे हैं, एक तरफ हम टाइम ले रहे हैं। यहां पर जब ग्राफ खींच रहे हैं तो यहां जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहां क्या है, यहां तक क्या हो, स्लो डाउन। मीन्स जीडीपी पहले बढ़ी, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन प्राइजेज वही है। अगेन क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में स्टार्ट हो गई, और पहली बार पहली तिमाही में क्या हुई है, नेगेटिव। तो ये क्या है हमारा, रिसेशन। यहां पर जब ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही क्या हो जाए, नेगेटिव, और प्राइस लेकिन कम नहीं हो रहे हैं वस्तुओं के, तो ये क्या है, रिसेशन। और अगर सोचिए कि रिसेशन के साथ ही अगर प्राइजेज भी कम हो जाए वस्तुओं के, तो ये सबसे डेंजर कंडीशन रहती है किसी इकोनॉमी की, इसको कहते हैं डिप्रेशन। तो इंग्लिश में ही वर्ड्स याद रखना आप, स्लो डाउन क्या होता है, स्लो डाउन में नेगेटिव में नहीं है ग्रोथ रेट, रिसेशन में नेगेटिव है लेकिन प्राइजेज कम नहीं हो रहे हैं, मद्दी है लेकिन मद्दी में भी प्राइजेज बढ़ रहे हैं, और डिप्रेशन में क्या होता है, मद्दी भी है और आपका प्राइजेज भी कम हो रहा है। ऐसी टाइम में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, स्टिमुलस की, मीन्स ऐसा पैकेज जो हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ा सके। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, एंड उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिजिकल पॉलिसी। और ये मैंने जो इकोनॉमी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, सेकंड जो इकोनॉमी का लेक्चर सीरीज भी मेरे द्वारा चलाया गया है, तो उसको सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने इसके ऊपर अच्छे से बात की है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या होता है, तो इसके बारे में अच्छे से आप वहां देख सकते हो, और इकोनॉमी का भी आप लाभ उठाने की, इकोनॉमी का भी आप लाभ पूरा पूरा उठाइए, वहां पर भी बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा एनबीएफसी, ये भी न्यूज में काफी दिन से बना हुआ है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, जो फ्रैंकलिन जो एक कंपनी है टेम्पल्टन, उसके द्वारा अपनी जो कुछ म्यूचुअल फंड उसकी जो स्कीम्स थी उनको बंद कर देना, तो सॉरी वो एक अलग केस था। एनबीएफसी को लेकर एक, हाँ वहां से केस ऐसे आ सकता है कि जो म्यूचुअल फंड थी कंपनी, वो कुछ निवेश के लिए पैसा भी देती थी, किसको, एनबीएफसी को या दूसरे निवेश के लिए, तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है पूरे मार्केट में इकोनॉमी में वो कम हुई है, और एनबीएफसी को पैसा मिलना क्या हो गया इसकी वजह से कम। तो एनबीएफसी के लिए ये हमेशा न्यूज में चल रहा है। एनबीएफसी कंपनी रहती है जिसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अधिग्रहण। इसका कार्य है बिजनेस करना, लोन देती है, एडवांसेस देती है,
एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड एंड डिबेंचर और सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी शेयर हो, कोई भी स्टॉक हो, उनको लेन देन करती है, उनकी खरीदारी करती है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहती है, प्रतिभूतियां, उनका भी लेन देन करती है। अब आगे हम देखते हैं एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था 2010 में। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम जब भी बैंक में जाते हैं तो दो तरह के डिपॉजिट करवाते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है कि आज हमने जमा करवाया, कभी हमको जरूरत पड़े उस पैसे की तो हम निकलवा सकते हैं। मीन्स सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो रहता है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। और डिमांड डिपॉजिट हम नहीं करवा सकते किसमें, एनबीएफसी में। वहां पर हम समय जमा करवा सकते हैं। मीन्स हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मीन्स 1 साल से ज़्यादा के लिए हम पैसा जमा करवा सकते हैं। एक बार बोलना पड़ेगा कि हम 1 साल से पहले इस पैसे को नहीं निकलवाएंगे, उसको बोलते हैं हम टर्म डिपॉजिट, या इसको फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं कि आपने फिक्स टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा करवा दिया। तो यहाँ पर आप जमा करवा सकते हो मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ, 60 मंथ के लिए, मीन्स 5 साल के लिए। 1 साल से 5 साल के बीच के लिए ही आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा जमा करवाया, आप कल निकलवाने चले गए, तो यहाँ पर ये काम नहीं होता है। चेक इश्यू नहीं करती है एनबीएफसी। एनबीएफसी का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, मीन्स एनबीएफसी लोगों से कितना मिनिमम इंटरेस्ट रेट लेगी, ये आरबीआई डिसाइड करती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जनरली क्या होता है, उसके द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती है। हम जब भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक अगर दिवालिया हो जाती है तो 5 लाख तक का पैसा हमको कौन लौटाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपको 5 लाख तक का पैसा देगा। ये आरबीआई की एक सहायक संस्था है जो बीमा करके रखती है आपके पैसों का, बिना बोले ही। अगर आपका 5 लाख तक का पैसा जमा है, आपका 10 लाख है, तो अगर बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख तक का आपका सेफ है। तो ये कौन करता है। लेकिन एनबीएफसी के केस में ऐसी गारंटी आपको नहीं मिली हुई रहती है। एनबीएफसी में अगर आपने पैसा जमा करवाया तो अगर वो दिवालिया हो गई तो आपको 0 रुपये मिलेंगे। तो ये आप याद रखना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। हमने देखा था, आगे और पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है, गवर्नमेंट की प्राप्तियां, वो 2 प्रकार की होती है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू में टैक्स रहती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में जैसे फीस वगैरह लगा दिया, तो टैक्स जो है, कर राजस्व, वो उसमें सतत लगातार वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है, कर राजस्व कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लगातार कभी नहीं बढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत। मेरा इसको लेने के पीछे इंपॉर्टेंट था राजस्व घाटा। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा में सतत वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है, सतत वृद्धि कहां हो रही है। जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो लगभग 6 से 7% था, आज ये लगभग 3.8% रह गया है, 3.3 के आसपास रह गया है। तो राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि तो नहीं हुई है, ना ही लगातार कमी हुई है। कभी कमी होती है, कभी बढ़ोतरी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजकोषीय घाटे को लेकर। अगेन, राजकोषीय घाटे से आसपास ही कई क्वेश्चन है। ये क्या, प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है। मीन्स जो घाटे का बजट बनाती है गवर्नमेंट, राजकोषीय घाटा होता है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। तो हमको क्या याद रखना है, राजस्व व्यय में कमी। राजस्व व्यय में मीन्स रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर कमी करेगी गवर्नमेंट तो सही में कोई भी कमी तो किसी में भी करे खर्चे में, जरूर घाटा कम होगा। नई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना, जब नई कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट प्रारंभ करेगी तो क्या होगा, वहां तो पैसा और ज्यादा खर्च होगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत। सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, मीन्स रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज। मीन्स सब्सिडीज आप जब दो लोगों को, तो आप कम से कम थिंकिंग करो कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस लोग, कौन लोग उसके लिए एलिजिबल है, कहीं ऐसे ही तो नहीं बांट रहे। तो जब ऐसा करोगे, आप युक्तिकरण करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसे को बचा पाओगे। तो जब बचाओगे तो आपका खर्चा भी बचेगा। तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। उद्योगों का विस्तार करना, जब आप उद्योगों का विस्तार करोगे तो पहले विस्तार करने के लिए आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, खर्चा। तो यहां पर ये दिमाग नहीं लगाना कि उद्योगों का विस्तार करेंगे तो पैसा जनरेट होगा। जनरेट तो बाद में होगा, पहले तो आप खर्च करोगे। तो जब खर्च करोगे और उद्योगों से पैसा आने में टाइम बहुत लग जाता है, तो पहले आपका जो एक जो ईयर है, बजट ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर, वहां तो खर्चा हो गया, तो आपका राजकोषीय घाटा तो वहीं हो गया। तो यहां पर उद्योगों का विस्तार करना भी क्या हो गया, आपका खर्चा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पर,
एक राजस्व व्यय में खर्ची कमी लाना और सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। जो पिछला क्वेश्चन था हमारा कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, तो उसमें आंसर क्या था, डी, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों जिस इकोनॉमी में नहीं हो। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने मैक्सिमम क्या दिया है, सभी ने डी आंसर किया था। मैं आपका सबका कमेंट्स पढ़ता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और जो भी आपके पास एक लाइक पहुंचता है वो मेरा जरूर आपके पास पहुंचता है। तो मैं आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, उस पर ऑब्जर्व भी करता हूं। आप सभी लोगों ने डी आंसर किया था। आज का ये क्वेश्चन है 2010 का कि भारत में गैर बैंकिंग एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, ये बचत खाते की तरह मांग स्वीकार नहीं कर सकते। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर देना कि सर ये थोड़ा सा सही होना चाहिए, धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।